हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ना है और नॉलेज के लिए पढ़ना है। हमें सब कुछ मालूम हो इसके लिए पढ़ना है। जब हम सब कुछ मालूम हो इसके लिए पढ़ते हैं तो हमारे नंबर अपने आप ही आते हैं। इस कंपटीशन वाले युग में आपको केवल मार्कशीट में जो अंक आए हैं वो लाने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी भी कंपटीशन में खरा उतरना है तो उसके लिए स्कूल लेवल पर पढ़ाई अच्छी होगी, बेसिक्स अच्छे होंगे, तब आप आगे जाकर कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो जितने बेसिक्स स्कूल में जरूरी है, स्कूल लेवल पर आप मेरे वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और जहां पर भी डाउट हो मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। यदि फोन नंबर पर नहीं पूछ सकते तो उसमें पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। जितना आपके लेवल पर जरूरी है आपके स्कूल लेवल के लिए, उतना आपको मेरे वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है। आप यदि उसको ही थारो पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कई बुक्स में से भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। और साथ में नोट्स बना लेंगे तो बहुत ही क्लियर होगा। मैं काफ़ी कुछ आपको बोर्ड में ही लिख कर देती हूँ, उससे भी आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। तो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्रॉस पॉलिनेशन के एडॉप्टेशन, प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे एडॉप्टेशंस हैं जिनके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, केवल क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। विषम काल पक्वता, स्वाबंध्यता, स्व अनिषेच्यता, ऐसा अलग अलग हमने उसमें पढ़ा था। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि ऐसा परागण जो किसी अन्य माध्यम द्वारा होता है, यानी स्वयं परागण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते, किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं, तो ऐसे परागण को हम पर परागण कहते हैं ना। तो वो पर परागण का माध्यम कौन कौन से हैं, ऐसे कारक कौन कौन से, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पराग कणों को एक पुष्प से लेकर परागकणों को लेते हैं और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। ठीक है। कई बार तो पुष्प द्विलिंगी होता है, अपन ने पढ़ा, फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि या तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं या फिर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होती है, यानी दोनों का टाइम कैसा होता है, अलग अलग। ठीक है। तो आज हम पढ़ते कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं और बाद में उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे जो क्या करते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है, ये है माध्यम। क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम या इनको फैक्टर या कारक कुछ भी कहा जा सकता है। सबसे पहला है कीट परागण। कीट, अब कौन कौन से कीट है? कीट जैसे मधुमक्खी, भंवरा, तितली, मौत। मौत तितली जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा अलग होता है ये सब क्रॉस पॉलिनेशन कराने में सहायक है। जैसे कुमड़ा, कुमड़ा पंपकिन जिसको कहा जाता है, उसमें नर पौधे अलग मादा पौधे अलग होते हैं। लौकी है ना, करेला है, ऐसी बेल है जिनमें पर परागण की आवश्यकता पड़ती, क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है और अधिकतर को कराने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। उनमें ये बैठते हैं और बैठते हैं जब ये उस पे, तो बैठने पर क्या होता है, जैसे ये उस पे जाकर बैठते हैं तो इसके जब उसमें से मकरंद चूसते हैं या परागकणों के पास इनका जो चूषक अंग है वो जाता है, उस समय में या तो चूषक अंग में या फिर इनके माउथ ऑर्गन्स में, इनके पैरों में, पुष्प के आकार पर निर्भर करता है, उसमें परागकण चिपक जाते हैं। और जब ये एक पुष्प से, मान लीजिए नर पुष्प है, उससे लेकर मादा पुष्प में जाते हैं, वहां पर मकरंद चूसने के लिए जाते हैं और वहां जाकर बैठते हैं, तो ये परागकण तब तक सूख चुके होते हैं, परागकण थोड़े चिपचिपे होते हैं, तो सूख चुके होते हैं, वहां जाकर ये जैसे ही पंखों को अपने हिलाते हैं तो इन परागकण
नर पुष्प जो इसके शरीर पर चिपके हुए हैं वो मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो इसके विभिन्न एग्जाम्पल है जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो किन किन पौधों में ऐसा होता है, जैसे साल्विया, अभी कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिए, जैसे कुमड़ा है, लौकी है, करेले, इनमें ऐसा होता है। जो हम स्पेशल टाइप के परागण है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, वो इनके एग्जाम्पल हम डायग्राम्स के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे साल्विया और अंजीर, इनके जो फ्लावर्स है उनमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, कौन करता है, कैसे करता है, उसको अपन बहुत अच्छे से इसके जस्ट बाद में डायग्राम्स द्वारा समझेंगे। इनमें विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, बहुत ही स्पेशल टाइप का, और इसमें भी, तो दोनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कीट जो है, जो कीड़ा है, ये मधुमक्खी या भंवरा या तितली या मौत, ये उस फ्लावर पर जाते क्यों हैं, उस फ्लावर में ऐसा क्या होता है। तो उस फ्लावर में ऐसा ये होता है, क्या होता है, या तो बहुत ही चमकीले कलर्स होते हैं उसमें, जिससे अट्रैक्ट होके कीड़ा वहां पर जाकर बैठता है। फिर दूसरा, उसमें मकरंद होता है, जिसको खाने के लिए जो कीड़ा है वहां पर जाता है, जिसको चूसने के लिए जाता है। और तीसरा, इसके बाद में और क्या होता है, उसमें सुगंध होती है, सुगंध होती है। मोस्टली जो सुगंध वाले पुष्प है, जैसे रात की रानी, ये रात में उगते हैं और इनमें ज्यादा चटक कलर नहीं पाए जाते, सुगंध बहुत होती है, जिसके कारण कीड़े अट्रैक्ट होकर इनके पास में आते हैं, जिससे वो जाते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के कार्य को अंजाम देते हैं। अगला है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण जो है, पक्षियों द्वारा बहुत ज्यादा परागण नहीं होता, लेकिन जैसे कौवा और मैना, कौवा और मैना, ये बरगद के पेड़ में, बरगद का पेड़ आप लोग जानते हैं, उसमें परागण करवाते हैं। ये जाते हैं वहां पर और अपनी चोंच को डालकर मकरंद के को या किसी कीड़े को खाने के लिए वहां पर चोंच डालते हैं, परागकण इनकी चोंच में चिपक जाते हैं, जब अदर पुष्प में जाते हैं तो उसके वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं। ऐसे ही जैसे सेमल, सेमल का पुष्प है, सेमल का पुष्प चोंचनुमा होता है। चोंचनुमा मीन्स जैसे पहले लाउड स्पीकर होते थे, उनके सामने की ओर खुला हिस्सा, पीछे की ओर पतला नलिकाकार, जिसको हम बोल सकते हैं कीपकार, जिसको बोल सकते हैं, उस आकार के पुष्प होते हैं। तो उस पे जाकर पक्षी, छोटी चिड़िया अपनी लंबी चोंच नुकीली उसमें डालती है और मकरंद खाने की कोशिश करती है, जिससे उसमें परागकण चिपक जाते हैं और अदर पुष्प में जब वो जाती है तो वहां के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही जो कौवा और मैना है, ये साल्वेनिया में, बरगद में ये भी करते हैं। तो कौन कौन करता है इसमें, कौवा, मैना, ठीक। अब ऐसे जो जिनमें पक्षी द्वारा परागण होता है, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा जो पौधे हैं उनमें पक्षियों द्वारा परागण नहीं होता। तो किन में होता है, जैसे सेमल, बरगद, इन सब में इनके द्वारा, पक्षियों द्वारा परागण कराया जाता है। सेमल के बहुत पीले से नुकीले कीप आकार के फूल होते हैं और बहुत प्यारी सी छोटी सी चिड़िया उसमें जाकर चोंच मारती है, उसमें से कीड़े खाती है या मकरंद चूसने की कोशिश करती है, तो परागकण उसमें चिपक जाते हैं, अदर पुष्प में जाने पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब पक्षी परागण के लिए उनमें कौन सी विशेषता ऐसी होती है जिस कारण पक्षी अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका चटकीला रंग, चटकीला रंग, और दूसरा मकरंद। पक्षी ज्यादातर सुगंध की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पुष्प है उनका आकार भी बहुत बड़ा नहीं होता है, इनमें केवल चटकीले रंग के होते, जैसे लाल, नारंगी, पीले, ऐसे रंग के पुष्प होते हैं और मकरंद उनमें पाया जाता है। इन दोनों की खोज में अक्सर पक्षी पहुंचते हैं और अनजाने में ही परागण की क्रिया को अंजाम दे देते हैं। फिर इसके बाद आता है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़, बैट, स्तनधारी, ये भी परागण को अंजाम देता है। ये रात्रिचर है, रात के समय में निकलता है और जब ये रात के समय में निकलता है तो जिन पुष्पों पर ये जाता है, चमगादड़ बहुत बड़ा होता है,
तो चमगादड़ जिन पुष्पों पर बैठता है वो पुष्प काफी बड़े आकार के होते हैं और मजबूत पुष्प होते हैं। चमगादड़ उनमें बैठता है, इसके पैरों में, इनके पंखों में चिपक जाते हैं परागकण, और जाते ही जब ये दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो वहां पर ये क्या करते हैं, उनको झड़ा देते हैं। अब ये जिन पुष्पों में जाते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? उनमें मकरंद बहुत अधिक होता है, मकरंद बहुत ज्यादा होता है, मजबूत पुष्प होते हैं, मजबूत व बड़े पुष्प। तो मकरंद की खोज में चमगादड़ जाता है और चमगादड़ जाकर क्या करता है, वहां से मकरंद चूसता है और उसके बाद में उसके पंखों में, पैरों में, ये मुंह में चिपक जाते हैं परागकण। दूसरे पुष्प में जाता है तो वहां पर पहुंच जाते हैं परागकण और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। मजबूत बड़े पुष्प होते हैं, बहुत सुंदर पुष्प हो ऐसा जरूरी नहीं है, मजबूत बड़े होते हैं, इनमें मकरंद बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ऐसे जो पुष्प होते हैं उनमें परागकण बहुत अधिक होते हैं, परागकण बहुत अधिक पाए जाते हैं जो कि चमगादड़ के शरीर पर चिपक जाते हैं। और वो चमगादड़ जब दूसरे पुष्प पर जाता है तो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं अनजाने में ही। चमगादड़ गया था क्या काम करने, मकरंद लेने गया था, लेकिन उसे जो फ्लावर थे उनका भला कर दिया भाई, उनका भला क्या कर दिया, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, चमगादड़ को पता भी नहीं और क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अगला है घोंघे द्वारा परागण। घोंघा आप जानते होंगे, मिट्टी में छोटा सा बहुत बारीक सा शंख होता है, उसके अंदर धीरे धीरे से ऐसे चलता हुआ हमें दिखाई देता है कोई कीड़ा चल रहा है घास के बीच में, रेत में, मिट्टी में, और हम उसके पास जाते हैं तो वो पूरा शंख के अंदर घुस जाता है। घोंघा मिट्टी में रहता है ये, और ये जो छोटे छोटे पौधे घास वगैरह हैं उनमें ये परागण करवाता है। तो घोंघे द्वारा जो जिन पुष्पों में परागण होता है उनमें स्थूल मंजरी पुष्पक्रम पाया जाता है। कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? स्थूल मंजरी पुष्पक्रम, जिनमें पाया जाता है घास वाले जो ज्यादातर पौधे होते हैं, छोटी छोटी घास होती है, उनमें ये कराता है। स्थूल मंजरी पुष्पक्रम पाया जाता है जिसमें से ये उनमें पूरा ये लिपट जाता है, पूरा चिपक जाता है उनमें, तो उसके परागकण इसके शरीर में चिपक जाते हैं। और ये स्थूल मंजरी में जैसे शहतूत वगैरह होते हैं उस तरह का पुष्पक्रम होता है, तो ये पूरे पुष्पक्रम पर चिपक जाता है। और जब दूसरे पुष्पक्रम पर जाता है तो इसके शरीर के परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं। स्थूल मंजरी पुष्पक्रम वाले पौधों में ये परागण की क्रिया को अंजाम देता है। ठीक है, तो ये जो चार हमने पढ़े, कीट परागण, पक्षी परागण, कीट परागण को एंटोमॉर्फिली कहा जाता है, पक्षी परागण को ऑर्निथोमॉर्फिली, चमगादड़ को टेरोफिली, और घोंघे द्वारा परागण को मेलकोफिली कहा जाता है। ये जो कारक थे ये जैव कारक थे जो पर परागण को अंजाम देते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, अजैव कारकों के बारे में जो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण को अंजाम देते हैं। तो उनमें पहला है वायु परागण। वायु द्वारा तो परागण बहुत सारे पौधों में होता है, जिनको हम मक्का है, गाजर घास है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें, अनगिनत पौधे हैं जिनमें वायु द्वारा परागण होता है। जैसे परागकोश फटते हैं तो परागकण हल्के होने के कारण हवा में यहाँ वहां बहते हैं, और जब हवा का प्रवाह थोड़ा सा कम होता है उस स्थान पर गिरते हैं जब जमीन पर, वहां पर यदि उसी प्रजाति का पुष्प है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर और उसको परागण करते हैं। मक्का में मक्का की एक स्पेशलिटी है, मक्के के पौधे में नर पुष्प मादा पुष्प अलग होते हैं। उसमें क्या होता है, जो मादा पुष्प होते हैं, मादा पुष्पों से उनकी जो वर्तिकाग्र है वो बहुत लंबी होती है, ऐसा लगता है रेशमी बाल निकले हुए उसमें से, रेशम के धागे के समान। और सॉरी, मक्के के बहुत छोटे छोटे पतले पतले आगे से पूरे जितने भी फ्लावर्स अंदर है पुष्पक्रम से बाहर गुच्छे में वर्तिकाएं बाहर निकली होती है, वर्तिकाग्र जो है बाहर लटके हुए होते हैं, और जैसे ही हवा से परागकण आते हैं तो वर्तिकाग्र पर वो चिपक जाते हैं। सॉरी,
इसके बाद में है जल परागण। तो जल निमग्न पौधे भी और जल प्लावी पौधे भी। जो जल परागण में जो जल निमग्न पौधे हैं जैसे कि हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, और जो जल के ऊपर तैरने वाले पौधे हैं उनमें भी जल द्वारा ही परागण होता है। इसका एक विशेष है वेलिसनेरिया में परागण, जिसको हम बिल्कुल चित्र द्वारा अच्छे से समझेंगे। हाइड्रिला, फिर दूसरा वेलिसनेरिया, और भी है, वेलिसनेरिया के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारे माध्यम कंप्लीट हो गए कि हमने कहाँ से किन किन माध्यमों द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम विशेष प्रकार के जो परागण है उनको हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साल्विया में परागण। सबसे पहले हमने कीट परागण पढ़ा था, तो साल्विया में परागण जो है ये कीट परागण का एक एग्जाम्पल है। साल्विया एक पौधे का नाम है, साल्विया में परागण। कीड़े द्वारा इसमें परागण होता है। तो कैसे होता है, कैसी इसकी बनावट है, कैसी इसकी विशेषता है, क्या होता है, बहुत ही आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है प्रकृति द्वारा की हुई और कितने बढ़िया तरीके से ये संपन्न होता है। चलिए देखते हैं अपन। तो जो साल्विया का फूल होता है उसमें 5 दल होते हैं, मीन्स 5 पंखुड़ियां होती हैं। ये है उसकी बाह्य दल, सेपल है ये, और इसमें 5 पंखुड़ियां में 2 ओट, 5 पंखुड़ियां मिलकर 2 ओट बनाती है। ठीक है, तो ऊपर की ओर ये 2 पंखुड़ियां और नीचे की ओर 3 पंखुड़ियां मिलकर ये मंच बनाती है। मंच है, ये बैठने के लिए मंच है, और ये जो ऊपर की ओर है ये पंखुड़ियां मिलकर 2 पंखुड़ियां मिलकर ऊपर का हिस्सा बनाती है। इसमें मध्य में यहाँ पर एक नेक्टर ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, नेक्टर ग्लैंड यहाँ पाई जाती है अंडक के चारों तरफ। ये अंडक है, अंडक के चारों तरफ ये नेक्टर ग्लैंड है। देखिए इसे रेड से मैं बना देती हूँ। ये यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड है, बीच में अंडक है, अंडक से वर्तिका निकलती है और यहाँ पर पहुंचती। ये अभी एक पुष्प ये है, सेपल्स को मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ये सेपल्स है, द्विओष्ठी यानी 2 ओट जैसे खुले हुए हो, इस तरह का ये दिखाई दे रहा है। ये है इसके सेपल, ये सेपल है, बाहर की ओर लगे हुए हैं। ये हिस्सा जायांग व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा है। इसके चारों ओर मकरंद ग्रंथि है, और इसकी एक क्या विशेषता है कि इसमें जहां पर ये पुष्प इसकी पंखुड़ियां इस तरह से मिलती हैं, यहाँ पर ये इस तरह से मिलती है, सॉरी, तो यहाँ पर ये 2 ओट बन रहे हैं। यही से एक इस तरह की रचना निकलती है, ये रचना है, ये फिलामेंट है, पुतंतु, ये दल लग्न है, दल से जुड़ा हुआ है, और इसमें 2 परागकोश हैं। 2 परागकोश हैं। ये जो 2 परागकोश हैं इनमें एक कैसा है, जो एक है वो, इसको थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, रुकिए।
व्योष्ठी। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है परागकोश, अलग कलर से मैं बना रही हूँ इसको। ये पुतंतु है और इसमें एक परागकोश ये है, योजी द्वारा जुड़े हुए हैं, और एक परागकोश ये है, एक परागकोश ये है, एक परागकोश ये है। दोनों में दो दो परागकोश है, दो दो है, जिसमें से एक उर्वर होता है और एक अनुर्वर होता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है इस पुष्प में कि ये परागकोश तो पहले परिपक्व हो जाते हैं, किंतु जो इसकी वर्तिकाग्र है, जो इसका जायांग है, वो पहले विकसित नहीं होता। पहले ये परिपक्व हो जाते हैं, जायांग अभी विकसित नहीं है। चलिए दूसरा पुष्प हम देखते हैं जिसमें जायांग पूर्ण रूप से विकसित है। इसमें जायांग पूर्ण रूप से विकसित है और ये जायांग पूर्ण रूप से विकसित हो गया है और इसका वर्तिकाग्र खुल गया है। इसमें भी यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड है, ये नेक्टर ग्लैंड है। इसमें भी यहाँ पर ये योजी है, ये योजी है, योजी से जुड़े हुए परागकोश है और ये फिलामेंट है। अब देखिए मैं लेबलिंग कर रही हूँ इसकी। इसमें ये है इसके सेपल, ठीक, ये है इसके पेटल, ठीक, ये है इसका स्टिग्मा, इमैच्योर, अभी ये मैच्योर नहीं है। ये जो है ये है इसकी नेक्टर ग्लैंड जिसमें मकरंद बनता है। ठीक, अब इसको आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये केवल इतना छोटा सा ये फिलामेंट है, ये पुतंतु है और इससे दो परागकोश जुड़े हुए हैं, दो परागकोश जुड़े हैं जिसमें से ये उर्वर है और ये अनुर्वर है। अनुर्वर अनफर्टाइल, जिसमें किसी भी प्रकार के परागकण नहीं बनते हैं। ऊपर वाला जो है परागकोश ये फर्टाइल है। देखिए ध्यान से समझिए, यदि मैं इसको बाहर निकाल लूं तो ये एक पुतंतु है, फिलामेंट है और इसके दो परागकोश ये हैं। ये जो परागकोश है ये एक ही है, मतलब इसमें यदि हम बोले कि पुतंतु की संख्या कितनी है तो एक है। पुतंतु की संख्या कितनी है? एक है, ओनली वन है ओनली। किंतु उनकी जो योजी है ये बड़ी है, ये है उनकी योजी जो दोनों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये ज्यादा लंबी है, यू शेप में है। इसमें से ये फर्टाइल पॉलेंसेक है और ये अनफर्टाइल पॉलेंसेक है। एज इट इज यहां पर भी है। डिफरेंस इस फ्लावर में, इस फ्लावर में कहां पर है? इस फ्लावर में, इस फ्लावर में डिफरेंस है कि इसमें जो इसकी स्टिग्मा है यानी इसका जो जायांग है, जो गाइनोशियम है, वो मैच्योर है, पूरा बन चुका है। अब एक ही पौधे में या एक ही पौधे से अलग अलग पौधे में कुछ में क्या होगा कि ये स्टिग्मा जो है अभी इमेच्योर होगा, किसी में क्या हो गया होगा, किसी फ्लावर से मैच्योर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब कोई कीड़ा इसमें आकर बैठता है, किसी फ्लावर में आकर बैठा है, ऐसे फ्लावर में आकर बैठा जिसमें कि अभी स्टिग्मा इमेच्योर है, उसमें परागण नहीं हो सकता है। वहां पर जैसे ही कोई कीड़ा यहाँ पर आकर बैठता है, पंख लेकर अपने आता है यहाँ पर, और आकर जैसे ही यहाँ पर बैठता है और कहाँ जाने की कोशिश करता है, मकरंद लेने जाने की कोशिश करता है। तो इस
ये मंच बना हुआ, इस पर ये पेटल्स पर आकर बैठता है। जैसे ही इस पर आकर बैठता है तो उसके भार से ये नीचे की ओर दबता है। जैसे ही दबता है तो ऊपर वाला पेटल जो है वो हिलता है जोर से, और ये जो फर्टाइल पॉलन सेक है पूर्ण रूप से मैच्योर है, परिपक्व है। तो ये आकर डायरेक्ट यहां से इसके बॉडी पर टच हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही देखिए ये कैसा है, ये यहाँ पर इस तरह से मैच्योर, ये पॉलन सेक है, फर्टाइल, ये अनफर्टाइल है। अब क्या होगा, कोई कीड़ा आकर जैसे ही यहाँ पर बैठेगा, मकरंद लेने के लिए आएगा, अंदर की ओर कोशिश करेगा जाने की, तो इस पेटल से, नीचे वाले जो 3 पेटल से मंच बना हुआ है, यहाँ पर टकराएगा। जैसे ही टकराएगा और बैठेगा इसके ऊपर, और बैठने पर फ्लावर हिलेगा, ये पेटल नीचे की ओर दबेगा। फ्लावर के हिलने से ये योजी जो है ये बहुत लंबी है, हिलती डुलती है, तो ये योजी से ऊपर वाला जो परागकोश है ये आकर पट्ट से किससे टकराएगा, कीड़े से टकरा जाएगा। और जैसे ही टकराएगा तो ये परागकोश क्या हो जाएगा, फट जाएगा। परागकण निकलेंगे और निकलकर इस कीड़े के ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसके पंखों में, इसके शरीर में चिपक जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता, स्टिग्मा भी इमेच्योर है। यही कीड़ा जब किसी ऐसे पुष्प पर पहुंचेगा जिसका स्टिग्मा मैच्योर है, तो वहां पर जब वो मकरंद लेने के लिए यहाँ पर आकर बैठेगा, यहाँ पर आकर जैसे ही बैठेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही क्रिया होगी। कीड़ा आकर बैठा, और जैसे ही कीड़ा आकर बैठेगा तो कीड़े के आकर बैठने पर तुरंत ये पेटल नीचे की ओर आएगा, और ये पेटल जब नीचे आएगा तो ये पेटल भी कहाँ आएगा, नीचे की ओर। ये जो स्टिग्मा है बहुत अधिक क्या होगी, झूल रही है, तो ये भी क्या होगी, झुक जाएगी। और किससे टच होगी, ये कीड़े के शरीर से, जिससे परागकण इसमें लग जाए। ठीक, तो देखिए कितना स्पेशल टाइप का ये परागण है साल्विया में। क्या क्या बताया मैंने आपको, पॉइंट्स आप देखिए। पहला मैंने बताया ये द्विओष्ठी पुष्प है। कैसा पुष्प है, द्विओष्ठी पुष्प है। ऊपरी ओष्ठ 2 दल से बनता है, 2 दलों से। निचला ओष्ठ 3 दलों से। तीन दलों से मंच बनाता है। किसके लिए मंच, कीड़े के लिए, कोई नेता के लिए नहीं भाई, कीड़े के लिए मंच बन रहा है, क्योंकि इसको परागण करना है, चुनाव नहीं लड़ना है। निचला ओष्ठ 3 दलों से मंच बनाता है, जिस पर कीड़ा बैठता है। ठीक, इतना समझ में आया, ऊपर 2 दल, नीचे 3 दल। ठीक, अब अगला क्या है, अगला इसमें जो बिल्कुल मेन चीज हमें याद रखने की है कि पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं, या परागकोश स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि पहले कौन परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश, स्त्री केसर बाद में परिपक्व होता है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि इसमें पुतंतु छोटा होता है। पुतंतु, ये है पुतंतु, ये छोटा व योजी लंबी होती है। योजी समझ रहे हैं आप, इस परागकोश को इस परागकोश से जोड़ने वाली ये जो रचना है, इसे क्या कहा जाता है, योजी। योजी लंबी व झूलने वाली होती है।
उपयोगी परागकोश उर्वर, उर्वर का मतलब उसमें परागकण बनते हैं, व निचला परागकोश अनुर्वर। ये है इस पुष्प की विशेषता। ठीक है, तो ये विशेषता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोसेसिंग क्या है फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जैसे ही कीड़ा, अच्छा एक विशेषता तो और भाई छूट गई है, वो क्या है कि इसमें जायांग के चारों तरफ, अंडाशय के चारों तरफ, अंडाशय के चारों तरफ मकरंद ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि होती है। भाई कीड़ा क्यों आएगा, कीड़ा इसलिए तो आएगा कीड़ा मकरंद खाने ही तो आएगा। तो कीड़ा यहाँ मकरंद खाने के लिए आता है। जैसे ही वो आकर निचले वाले ओष्ठ पर बैठता है, तो जैसे ही वो बैठता है तो तुरंत ये पेटल्स हिलते हैं, जिससे योजी तो वैसे पहले ही झूल रही है, लंबी सी है और दोनों सिरों पर भार है, तो योजी के झूलने से तुरंत ऊपरी वाला परागकोश जो उर्वर है आकर कीड़े के शरीर से टकराता है और फट जाता है और परागकण पूरे कीड़े के शरीर में लग जाते हैं। चूंकि यहाँ पर स्टिग्मा जो है इमेच्योर है, तो वहां पर कोई परागकण का कोई काम नहीं है, परागकण वहां गिर भी जाएंगे तो परागण की कोई संभावना नहीं है। अब यही कीड़ा यदि किसी ऐसे पुष्प पर जाकर बैठता है जिसका जो स्टिग्मा है, जो स्त्री केसर है, वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है, तो वहां पर जाने पर पहली बात तो जो इसमें क्या होगा, जैसे ये मकरंद चूसने जाएगा, वहां के परागकोश तो पहले ही सूख चुके होंगे क्योंकि वो पहले परिपक्व हो गए थे। ये कीड़ा जैसे ही जाकर बैठेगा तो नीचे वाला जो ओष्ठ है वो हिलेगा, हिलने पर ऊपर वाला ओष्ठ भी हिलेगा। ये बहुत लंबी स्टाइल है और उसके ऊपर स्टिग्मा है, ये बाहर की ओर झूलती हुई रहती है, यहाँ पर ये इस तरह से झूलती हुई रहती है मैच्योर स्टिग्मा। और जैसे ही कीड़ा यहाँ आकर बैठता है तो ये ओष्ठ नीचे की ओर आता है, तो ये स्टिग्मा आकर इस कीड़े के शरीर से टकराती है और इस कीड़े के शरीर से जब टकराती है तो उस पर परागकण चिपक जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रकृति ने बनाया है और कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर परागण होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और स्पेशल क्रॉस पॉलिनेशन अंजीर में। अंजीर आजकल तो सामान्यतः बाजार में मिलना बंद हो गया, ड्राई फ्रूट के रूप में मिलता है। अंजीर है, गूलर है, उन सब में एक विशेष प्रकार का परागण होता है जिसको अभी अपन इसके बाद अब पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देती हूँ, मैं हटा देती हूँ बिल्कुल। अंजीर में परागण, ठीक, अंजीर में, गूलर में, है ना, इस तरह से परागण होता है। चलिए भाई, अंजीर में परागण देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं थोड़ा पिछले साल का 11th का रिवाइज कर ले। हमने पिछले साल पुष्पक्रम पढ़े थे, इनफ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, उसमें स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़े थे। उसमें से एक था हाइपेंथोडियम। कौन सा था? हाइपेंथोडियम। कुछ याद आया आपको? हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है। इसमें एक ही रचना के अंदर सारे पुष्प पाए जाते हैं। अब सारे पुष्प यानी कौन से? देखिए, मैं पुष्प नहीं बोल रही हूँ, मैं पुष्पक्रम बोल रही हूँ। यानी एक स्थान पर जो बहुत सारे पुष्प हैं एक स्थान पर जमा हुए रहते हैं। किस रचना में रहते हैं, कैसे रहते हैं? चलिए देखिए, यहाँ पर अंजीर में जो अंजीर का जो फल होता है वो फल में फूल में या पुष्पक्रम में
किस तरह की रचना होती है, इस तरह की रचना ये होती है अंजीर में। यहाँ पर बहुत बारीक सा पोर होता है। ये एक पुष्पक्रम है। ये क्या है? एक पुष्पक्रम है जिसमें बहुत सारे अंदर पुष्प लगे हुए हैं। ये अंदर की रचना है और ये पूरा मांसल हिस्सा है। पुष्पासन है ये सभी पुष्पों के। यहाँ पोर है, बहुत बारीक सा यहाँ पर पोर होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये है पुष्पासन जिसमें बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं। कितने प्रकार के पुष्प लगे होते हैं? 3 प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। कौन कौन से? जो इसका शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर बिल्कुल जगह के साथ हमें देखना पड़ेगा। शीर्ष भाग पर कौन से प्रकार के पुष्प लगे होते हैं? नर पुष्प। ये भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। शीर्ष भाग पर नर पुष्प होते हैं और जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग पर मादा पुष्प। ठीक, लंबी वर्तिका वाले मादा पुष्प। कैसे? लंबी वर्तिका वाले। ये भी एक विशेषता है, लंबी वर्तिका वाले। कैसे होती है वो अभी मैं बताऊंगी आपको। और सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर पाए जाते हैं गौल पुष्प। ये मादा होते हैं। अब इनको गौल पुष्प क्यों बोल रहे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गौल पुष्प होते हैं ये छोटी वर्तिका वाले। मैंने कहा ना नेचर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इतने उस नजर से तो देखिए। अब देखिए इतने हिस्से में यहाँ पर नर पुष्प है। ये यहाँ पर कैसा हिस्सा है? सकरा है थोड़ा। ये हिस्सा चौड़ा है। यहाँ पर मध्य भाग में यहाँ पर कौन से पुष्प है? मादा पुष्प है। और ये मादा पुष्प में लंबी वर्तिका है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पर इस हिस्से में, यानी इस हिस्से में और इस हिस्से में डिफरेंट टाइप के पुष्प हैं, है ना। तो पुष्प क्रम में सबसे ऊपर की ओर तो एक छिद्र होता है। छिद्र के जस्ट जैसे हम छिद्र से एंटर लें यदि, तो शीर्ष भाग पर नर पुष्प होते हैं जिनमें लंबे पुतंतु होते हैं। मध्य भाग पर मादा पुष्प होते हैं जो लंबी वर्तिका वाले होते हैं। और सबसे नीचे की ओर गौल पुष्प होते हैं जो मादा पुष्प होते हैं, छोटी वर्तिका वाले। अब आप सुनो कि इनको गौल पुष्प क्यों कहते हैं। ये जो गौल पुष्प है ये किस काम आते हैं? एक कीड़ा होता है, गौल कीड़ा। वो कीड़ा यहाँ पर वास्प जो कीड़ा है वो यहाँ पर क्या बनाता है? गौल वास्प कीड़ा यहाँ पर ब्लास्टोफेगा कीड़ा कहलाता है। वो गौल वास्प यहाँ पर बनाता है। अब वो क्या करता है? यहाँ आकर वो इस छिद्र से यहाँ आता है और अपने अंडे देने यहाँ आता है। देखिए वो कीड़ा अपने अंडों को कितनी बढ़िया सुरक्षित जगह पर देता है। यहीं पर इन गौल पुष्पों में उस कीड़े के अंडे से पहले लार्वा निकलते हैं, प्यूपा बनते हैं और फिर वास्प बनता है। वो वास्प यहाँ से निकलकर, जब बहुत सारे वास्प यहाँ से निकलकर इस छिद्र द्वारा कहाँ निकलते हैं? बाहर। जब वो निकलते हैं तो उस समय यहाँ पर जो नर पुष्प हैं इनके पुतंतुओं से उनका शरीर टकराता है और टकराने पर उनमें परागकण चिपक जाते हैं। वही कीड़ा जब किसी अन्य अंजीर के पुष्पक्रम पर जाता है और एंट्री लेगा तो वो नर पुष्पों के बाद कहाँ पहुंचेगा? मध्य भाग में मादा पुष्पों पर पहुंचेगा और मादा पुष्पों के ऊपर क्या कर देगा? वो कीड़ा अंदर से जाएगा तो मादा पुष्प में वर्तिका कैसी है? लंबी है, बाहर की ओर निकली हुई है। तो उस कीड़े के जो परागकण है वो वर्तिका पर चिपक जाएंगे। उस कीड़े के ऊपर जो चिपके हुए हैं वो इसमें चिपक जाएंगे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये कि
अंजीर का जो पूरा का पूरा पुष्पक्रम एक प्याले जैसी रचना के अंदर बंद है, एक कप जैसी रचना के अंदर बंद है। ऊपर एक पोर है, ऊपर की ओर नर पुष्प है, मध्य में मादा पुष्प है लंबी वर्तिका वाले, और नीचे गौल पुष्प है। गौल पुष्प इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ गौल वास्प या ब्लास्टोफेजा नामक जो पौधा कीड़ा है वो यहाँ कर अपने इन्हीं पुष्पों में अंडे देता है। वो और कहीं अंडे देता ही नहीं, यहाँ पर आकर अंडे देता है। स्पोर से अंदर आता है, यहाँ अंडे देता है, यहीं पर उनसे लार्वा बनते हैं, उनका प्यूपा बनता है, गौल वास्प बनता है, और वो वास्प निकलकर यहाँ से उड़कर जाता है। जब वो उड़कर जाता है तो उसके पंखों में यहाँ नर पुष्पों से बने हुए जो पराग कण है, पराग कोश फटते हैं, पराग कण उनमें चिपक जाते हैं, और जब किसी अन्य पुष्प पर, अंजीर के पुष्पक्रम पर जाता है तो वहां पर जब पोर के अंदर घुसता है अंडे देने के लिए घुसता है, तो वो मादा पुष्प जिनकी वर्तिकाएं लंबी हैं वो बाहर की ओर निकली रहती हैं, उनके पंखों से परागकण झड़ते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए, है ना। हम देखते हैं कि कैसे इसके अंदर जो ये नर पुष्प है वो कैसे होते हैं। तो देखिए नर पुष्प कैसे होते हैं। यहाँ पर जो नर पुष्प लगे हैं वो इस तरह से होते हैं, और ये इस तरह से नर पुष्प लगे होते हैं। ठीक, ये कौन से पुष्प है? नर पुष्प, जो सबसे ऊपरी भाग में। फिर मादा पुष्प कैसे है? मादा पुष्प भी मादा पुष्पों में क्या हो रहा है, ये लंबी वर्तिका है, लंबी वर्तिका यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, ये कौन से पुष्प है? मादा पुष्प है। और नीचे की तरफ कौन से पुष्प है? गौल पुष्प है। तो गौल जो पुष्प है वो कैसे होते हैं? वो गौल पुष्प ऐसे, इनमें भी मादा पुष्प है लेकिन इनमें छोटी वर्तिका पाई जाती है, छोटी वर्तिका पाई जाती है। और छोटी वर्तिका होने के कारण उसमें केवल क्या होता है, गौल पुष्प में कोई अंडा पंडप का काम नहीं है। वो केवल क्या करता है, अंडे से, गौल वास्प के अंडे से लार्वा और वास्प बनाने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज अपन ने पढ़ा है ये। अंजीर में परागण, अंजीर में हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, प्याले के आकार का, है ना। विशेषता आप लिख लेंगे, मैं अभी इसमें पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ आपको। बहुत ही सिंपल है कि ऊपर की तरफ इसमें ये पूरा बंद पुष्पक्रम होता है, ऊपर की ओर केवल एक छिद्र पाया जाता है। इसमें हमको क्या बात याद रखनी है? ये बात याद रखनी है कि सबसे ऊपर में नर पुष्प, मध्य में मादा लंबी वर्तिका वाले, और नीचे छोटी वर्तिका वाले गौल पुष्प होते हैं। गौल पुष्प इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ब्लास्टोफेगा, कौन सा कीड़ा, इसको आप याद रखेंगे, ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगा नामक जो कीड़ा है, जिसको गौल वास्प भी कहा जाता है, उसे गौल वास्प भी कहते हैं, ये कीड़ा यहाँ पर अंडे देता है, इसीलिए इसे गौल पुष्प कहा जाता है। और क्या होता है इस तरह की रचना में, जब गौल वास्प यहाँ पर आता है, गौल पुष्प में अंडे देता है, अंडे से क्या बनते हैं, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वास्प बनता है, वास्प यहाँ से उड़कर जाता है। जब उड़कर जाता है तो शीर्ष भाग पर यहाँ पर क्या निकले होंगे, यहाँ पर कुतंतु निकले होंगे, उनसे क्या हो जाता है, वो टकराता है, और टकराने पर उसके जो पराग कण है कीड़े के पंखों में शरीर पर छट जाते हैं। यहाँ से जब निकलता है तो पूरे शरीर पर, पंखों पर चिपके होते हैं परागकण। जब किसी ऐसे पुष्प पर जाता है जहां पर अंडे देने फिर वो चला जाता है, तो वहां पर जब अंदर की ओर एंट्री लेगा तो यहाँ पर क्या निकली हुई है, लंबी लंबी वर्तिकाएं निकली हुई हैं, और इन लंबी वर्तिकाओं पर उसके परागकण क्या हो जाते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं। वो आराम से अंदर जाता है, यहाँ पर अपने अंडे देता है, अंडे से लार्वा निकलते हैं, फिर वास्प बनता है, इसलिए निरंतर परागण चलता रहता है, और यहाँ पर अंजीर का काम भी हो जाता है, निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, यहाँ पर बीज तैयार हो जाते हैं मादा पुष्पों में। ठीक, तो आप कोशिश करिए कि अंजीर का जो
पौधा पेड़ है ये ज्यादा मध्यम आकार का होता है, जैसे अमरूद वगैरह के होते हैं पेड़, उस आकार का होता है। अंजीर का और या गूलर का आप उसके फूलों को खोल कर देखिए, आपको उसमें कीड़े मिलते हैं। उसमें कीड़े कौन से वाले, यही कीड़े होंगे जो उन्होंने अंडे दिए होंगे, वहां से लार्वा, और अपन बोलते छी ये तो अंडा गंदा है, इसमें तो कीड़े हैं। एक्चुअली तो वो उनके जन्म वहां ही जन्म लेते हैं, उसके अलावा वो कहीं जन्म ले ही नहीं सकते। कुछ समय बाद वो बनने के बाद क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह इनमें परागण होता है। आप नेचर में इनको अंजीर तो कम मिलेगा आपको, लेकिन आपको गूलर के पेड़ मिल जाएंगे, गोल बॉल के समान, अंदर अंदर धागे धागे जैसे, तो उनमें फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ढूंढिए और चेक करिए। ठीक है, और जितना भी हमने पढ़ा है, देखिए यदि हम कितना भी पढ़ लें और यदि कोई हमसे उसके बारे में प्रश्न पूछे और आप ना बता पाए, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है ना। तो क्वेश्चन पहले मैं आपको वीडियोस में देती थी, अभी भी मेरा ऐसा मन है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो दिया करूं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आंसर बताएं जरूर, है ना। तो आज मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, और यदि किसी का आंसर नहीं बनेगा तो आप मुझे पूछिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, है ना। घोंघे द्वारा जिन पौधों में परागण होता है उनमें कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, पहला प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा परागित पुष्पों में कौन सी विशेषता पाई जाती है। कौवे और मैना द्वारा किन पौधों में परागण होता है। साल्विया में कितने परागकोश होते हैं, उनकी विशेषता बताइए। संख्या लिखनी है और एक विशेषता। ठीक, अंजीर में, अंजीर के पौधे में, अंजीर के पुष्पक्रम में कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक, ओके, अच्छे से वीडियो देखिए, इनके आंसर दीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।